Okay, so hello dear student, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। ओके, सो हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स वन का लेक्चर सीरीज फॉर आईआईटी जैम, सीएसआर नीट गेट, इसके रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी हम लोग इसका कोर्स को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो उसी कोर्स का हम लोग लेक्चर नंबर 13 में आ गया। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 12 तक हम लोग बेसिकली कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, इसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से 1 बाय 1 डिटेल्स डिस्कशंस किए। राइट, तो आज का लेक्चर्स थोड़ा बेसिकली मल्टीपल एक्सपेंशंस के ऊपर होने वाला है, जो बेसिकली आप सीएसआर नेट के लिए भी, गेट के लिए, ऑल्सो आईआईटी जैम, जेएस टीएफएल, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस लेक्चर्स में हम लोग एकदम डिटेल स्टडी करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है, चलो जिसमें हम लोग मल्टीपल एक्सपांशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, सो बेसिकली मल्टीपल एक्सपांशंस के बारे में बात करने से पहले, राइट, मल्टीपल एक्सपांशंस का जो कंसेप्ट है, इसको डिस्कशन करने से पहले हम लोग पिछले क्लास में जो स्टडी किया उसका एक रिकैप्चुलेशन लेते हैं, हम थोड़ा बहुत उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मतलब जो बात किया था हम लोग वो बेसिकली था क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग बात किया था। राइट, तो इसमें हम लोग बेसिकली बात किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग बात किए थे, तो उसको थोड़ा बहुत हम लोग इसमें रिकैप्चुलेट करते हैं। तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फॉर डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए क्या था, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली U इज़ नथिंग बट हाफ समेशन ओवर I 1 to n समेशन ओवर J 1 to n फॉर QI QJ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू मॉड ऑफ RI वेक्टर्स और J वेक्टर्स, ये बेसिकली था। ठीक है, दिस इज़ फॉर द डिस्क्रीट चार्ज। तो हम लोग को बेसिकली इसी एक्सप्रेशंस को थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे। तो अभी इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी को हम लोग इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल के फॉर्म में लिखने वाले हैं। मतलब आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशंस तो है, ठीक है, जिसमें इन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसमें इन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से एक ith चार्ज पार्टिकल को मान ले, दिस इज़ द QI। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, इस चार्ज पार्टिकल को छोड़ के बाकी सारे चार्ज के लिए इसी पर्टिकुलर चार्ज QI के ऊपर जो पोटेंशियल है वो बेसिकली क्या होता है, VI होता है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द चार्ज QI को छोड़ के बाकी चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है बेसिकली वो VI होता है। तो उसी के फॉर्म में अगर इसी एक्सप्रेशंस को हम लोग लिखेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, हाफ ऑफ समेशन ओवर I 1 to n QI इंटू VI, ये बेसिकली था। तो दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर बात की है। बट ये जो था ना, फॉर डिस्क्रीट चार्ज के लिए था। राइट, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए था। डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए था। बट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो है ना, वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए बात करेंगे। तो कंटिन्यूअस में क्या होगा, ओवरऑल जो वॉल्यूम होता है, क्या करते हैं हम लोग कंटिन्यूअस के लिए, हम लोग क्या करते थे बेसिकली, दिस इज़ द एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एक वॉल्यूम एलिमेंट मान लेते थे जिसको हम लोग बोलते थे डी टाउ। तो इसी वॉल्यूम ओवरऑल जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था
वो बेसिकली क्या था, उसको हम लोग रो मान लेते थे। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो वॉल्यूम एलिमेंट हम लोगों ने चूज किया, इसी को एक पर्टिकुलर पॉइंट में, पर्टिकुलर पोजीशंस में हम लोग इसको कंसिडर किया। हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं, तो इसको हम लोग आर आई और आर वेक्टर्स के फॉर्म में मान लेते हैं। तो इस आर पोजीशन वेक्टर में एक वॉल्यूम एलिमेंट हम लोग लिखा। तो इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर कितना चार्ज होगा, बेसिकली क्या था, रो आर वेक्टर्स इनटू डीटा, बेसिकली यही था। दिस इज नथिंग वर्थ टोटल, दिस इज नथिंग वर्थ अ चार्ज डी क्यू एट चार्ज डी क्यू। ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशंस को अगर हम लोग फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए लिखेंगे, फॉर continuous charge distributions, for continuous charge distributions, potential energy is U equals to हाफ। अभी हम लोग जो समेशन था उसको हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन में लिखते हैं। क्यू आई के प्लेस में हम लोग लिखते हैं चार्ज डेंसिटी एट पोजिशन वेक्टर आर इनटू वॉल्यूम एलिमेंट, और उसके साथ साथ उसी पर्टिकुलर जिस पॉइंट में वॉल्यूम एलिमेंट है उसी पॉइंट में हम लोग पोटेंशियल को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब सेम पॉइंट के लिए, सेम पॉइंट जिस पॉइंट में हम लोग वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं उसी पॉइंट में हम लोग पोटेंशियल को कैलकुलेट करने वाले। तो दिस इज द एक्सप्रेशंस। अभी हम लोग ये बेसिकली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए कैलकुलेशंस किया, या फिर रो जो है ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बट आपको मान लो क्वेश्चन में सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, आपको लाइन चार्ज डेंसिटी गिवन है, तब तुम इस पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वो भी बहुत सिंपल है। तो इट इज़ नथिंग बट यू इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, हाफ आप रो के प्लेस में सरफेस चार्ज डेंसिटी लगा दीजिए, वॉल्यूम एलिमेंट के प्लेस में आप सरफेस एलिमेंट लगा दीजिए, और उसके साथ साथ पोटेंशियल जिस पॉइंट में तुमने सरफेस एलिमेंट चूज किया है। ठीक है, दिस इज़ फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी तुमको कैलकुलेशंस करना है इसी वे में कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए भी सेम होगा। तुम यहाँ पे लैम्डा आर वेक्टर्स वी आर वेक्टर्स इंटू डी एल, दिस इज फॉर लाइन चार्ज डेंसिटी। दिस इज फॉर लाइन चार्ज डेंसिटी। ओके, तो इसी वे में हम लोग एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी था उसको कैलकुलेट करते थे, राइट। और एक फॉर्मूला था, मान लेते हैं एक आपके पास एक इस तरह का एक सिस्टम है जिसमें सारे चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड है। एक सरफेस लिया हम लोग, मतलब एक वॉल्यूम ही लिया जिसका एक सरफेस है, जो बाउंड्री है, क्लोज बाउंड्री। ठीक है, उसके अंदर सारे चार्ज इनक्लोज्ड हैं। तो उसके लिए हम लोग अगर सरफेस कंट्रीब्यूशंस और वॉल्यूम कंट्रीब्यूशंस दोनों को हम लोग कंसिडर करें, देन हम लोग कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी का एक्सप्रेशंस एक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आता है बेसिकली U इक्वल्स टू हाफ क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशंस एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर्स V D A वेक्टर्स, मतलब वॉल्यूम सरफेस एरिया वेक्टर्स प्लस वॉल्यूम एलिमेंट V एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डीटा। बेसिकली ये था। तो ये जो एक्सप्रेशंस है ना, हम लोग ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही नियरेस्ट पॉइंट में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशंस करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली फॉर द वी वांट टू कैलकुलेट द potential energy at any nearest point from charge distributions, right? So these expressions, only valid if we want to
calculate u at any nearest point from the distributions ओके। बट नेक्स्ट केस में हम लोग देख रहे हैं, आपके पास तो एक डिस्ट्रीब्यूशन तो है, राइट, आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन तो है, बट तुम क्या कर रहे हो, इस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए एक लार्ज डिस्टेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी को तुम कैलकुलेट कर रहे हो लार्ज डिस्टेंस में। तो अगर लार्ज डिस्टेंस में देखना है तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, देखो जो एक्सप्रेशन था, ओरिजिनल एक्सप्रेशन, उसी को पकड़ते हैं। तो बेसिकली क्या था, हाफ, ठीक है, हाफ सरफेस इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर वी डॉट टी ए वेक्टर्स प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डी वी, ये होता था, ठीक है। बट यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है बेसिकली इट्स वैरी विथ द डिस्टेंस लाइक 1/r², राइट। जो पोटेंशियल है इट्स वेरी लाइक 1/r, ओके। जो एरिया है, मतलब सरफेस एरिया होगा, मतलब तुम जितना लार्ज डिस्टेंस में तुम कैलकुलेट करोगे तो सरफेस एरिया बेसिकली r² इसके फॉर्म में चेंज होता है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो r² तो कैंसिल हो रहा है, तो बेसिकली जो सरफेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली 1/r के नहीं चेंज होगा, 1/r के फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो 1/r के फॉर्म में चेंज हो रहा है इधर, राइट, जो सरफेस का कंट्रीब्यूशन है, तो बेसिकली लार्ज डिस्टेंस में अच्छा, ओके, वॉल्यूम कंट्रीब्यूशंस को भी एक बार देख लेते हैं। जो वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन है E² है, राइट, E² है, मतलब E का जो चेंज बेसिकली 1/r² के फॉर्म में हो रहा है, और जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली r³ के फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो फाइनली दिस इज़ चेंजिंग विथ r। तो इस r का चेंज, r जितना भी बड़ा हो जाए, इसमें जो वॉल्यूम वाला कंट्रीब्यूशन है वो तो डिक्रीज नहीं होने वाला है, बट r अगर लार्ज होता है तो जो सरफेस वाला कंट्रीब्यूशन है टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी वो एकदम से डिक्रीज होगा, मतलब बहुत ही स्मॉल होने वाला है। सो वी वांट टू, बट वी नाउ इट्स नेग्लेक्ट फॉर फार डिस्टेंस, ठीक है। तो फार डिस्टेंस के लिए हम लोग सरफेस वाला कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बट हम लोग वी कंसिडर द वॉल्यूम इंटीग्रेशंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, फॉर लार्ज डिस्टेंस u का जो एक्सप्रेशन था बेसिकली आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर dv, ओके, वॉल्यूम एलिमेंट, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम एलिमेंट, ओके, दिस इज नथिंग बट ए वॉल्यूम एलिमेंट, ओके, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम एलिमेंट। और ये जो इंटीग्रेशंस का लिमिट हो गया फॉर ऑल स्पेस, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर से लेके इन्फिनिटी तक बेसिकली ये इसका रेंज होगा। तो यही बेसिकली एक फाइनल केस है जो पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग देखने वाले। तो देखो, अगर तुमको कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए देखना है तो तुम इसी फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। अगर डिस्क्रीट सिस्टम के लिए देखना है तो आगे दो फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया, ओके। सो यू हैव टू यूज दिस, ओके। सो दिस इज द बेसिक रिकैप्चुलेशन। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट करते हैं मोनोपोल, मतलब मल्टीपल एक्सपेंशंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, नया होने वाला है। देखो, हम लोग मल्टीपल एक्सपेंशंस के बाद, ठीक है, इसी पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो IIT जैम, गेट और इस तरह का एग्ज़ाम में पूछा है, इसके ऊपर बात करेंगे। बट पहले मैंने सोचता हूँ जो मल्टीपल एक्सपेंशन वाला पार्ट है
उसको थोड़ा सा वो मतलब ट्रिकी है, उसको एक बार बात कर लेते हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट OUR हम लोग अभी बात करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले वो है बेसिकली मल्टीपल एक्सपांशंस के बारे में। ठीक है, मल्टीपल एक्सपांशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। मल्टीपल एक्सपांशंस, तो मल्टीपल एक्सपांशंस होता क्या है इसको पहले समझना चाहिए। मान लेते हैं एक आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, लार्ज डिस्टेंस में, ओके, तुम एक लार्ज डिस्टेंस में ओके, लार्ज डिस्टेंस में तुम पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे हो। तो पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, 1/4πε0r। इसका मतलब पोटेंशियल इज वेरी विथ डिस्टेंस इज 1/r। ओके, नेक्स्ट और एक सिस्टम मान लेते हैं, आपके पास एक सिस्टम तो है, ओके, आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर सारी चार्ज है, और सारे चार्ज को मिला के मतलब उसका सेंटर में जो चार्ज, सारे चार्ज सेंटर में सारे चार्ज कंसंट्रेट है, तो उसका अमाउंट Q है। तो उसके लिए भी तुम एक फॉर डिस्टेंस R में अगर तुम पोटेंशियल देखोगे, दिस इज़ ऑल्सो नथिंग बट Q/4πε0r, दैट इज वेरी विथ 1/r। सो बेसिकली क्या होता है, फॉर मोनोपोल एक्सपांसन और मोनोपोल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, ठीक है, फॉर मोनोपोल डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब टोटल चार्ज के लिए, ओके, यू कीप द पॉइंट फॉर टोटल चार्ज। फॉर टोटल चार्ज के लिए फार डिस्टेंस में तुमको जो पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है, अगर वो 1/r के नहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे मल्टीपल मोनोपोल मोमेंट इज एक्चुअली एग्जिस्ट। तो तुमको अगर मोनोपोल मोमेंट एग्जिस्ट, सो इफ फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन, इट टेक नोट, इफ फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन, if for a distributions potential, okay, vary like 1/r, then it means there exist monopole moment. There exist monopole moment. सो मोनोपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो मोनोपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज, ओके। मतलब अगर टोटल चार्ज जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब मोनोपोल मोमेंट वहाँ पे है, सिस्टम का मोनोपोल मोमेंट है, ठीक है। सो इस इज़ अ पॉइंट एक्चुअली, तुम्हारे पास एक सिस्टम तो है, बट उस सिस्टम में तुम देख रहे हो मोनोपोल मोमेंट है कि नहीं। अगर टोटल चार्ज जो है ना, टोटल चार्ज अगर जीरो नहीं हो रहा है तो उसमें मोनोपोल मोमेंट ही डोमिनेट करेगा। उसमें उसके बाद हार्डर का जो मोमेंट है, मतलब डाइपोल मोमेंट, क्वाड्रुपल मोमेंट, उसके ऊपर बात ही नहीं करना है। टोटल चार्ज अगर जीरो नहीं हो रहा है तो मोनोपोल मोमेंट ही यहाँ पे एक्चुअली डोमिनेट करेगा। बस इस बात को तुम आराम से नोट डाउन कर लो। और उस मोनोपोल मोमेंट के लिए, जब मोनोपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए पोटेंशियल 1/r का नहीं चेंज होगा।
So it's a fact. Okay, so let us take another point. Note down, this is a good point actually. If for a system total charge is not equals to 0, its mean for the distributions monopole moment exists, dominated, monopole moment dominated. ओके, मतलब डाइपोल मोमेंट के हम लोग को बारे में कोई बात ही नहीं करना है. एंड देन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम vary like 1/r. ओके, इट्स ए वेरी गुड पॉइंट. ठीक है, ओके. तो और मोनोपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो तुम सिस्टम का तुम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लो. एक पॉइंट भी लिख लो. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द मोनोपोल मोमेंट, if you want to calculate monopole moment, okay, if you want to calculate monopole moment, then you must calculate total charge. आई थिंक ये क्लियर. टोटल चार्ज मिल गया तो मोनोपोल मोमेंट भी मिल जाएगा, राइट. तो ये तो एक बहुत ही बेसिक डिस्कशन था. इसके बाद हम लोग और एक सिस्टम लेते हैं. क्या सिस्टम लेते हैं? मान लो एक चार्ज है दैट इज माइनस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है दैट इज प्लस क्यू. दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस डी है और ये चार्ज है यहाँ से एक फोर डिस्टेंस आर डिस्टेंस में तुमको बेसिकली पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेशंस करना है. ओके, पोटेंशियल का वैल्यू तुमको कैलकुलेट करना है. ओके, तो देखते पोटेंशियल कैलकुलेट करके वो क्या मिलता है एक्चुअली. तो पोटेंशियल को हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे. तो पोटेंशियल इज नथिंग बट क्यू अपॉन 4πε0. ठीक है, तो माइनस चार्ज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओरिजिन में चार्ज है उसके लिए क्या आएगा 1/r, देन माइनस 1/r प्लस डी. ये आ रहा है बेसिकली. ठीक है, बेसिकली जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक सिंपल प्रॉब्लम से. इस तरह का प्रॉब्लम बेसिकली जैम का टाइप के क्वेश्चन में आता है. ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें 1/4πε0 1/r माइनस 1/r 1 प्लस d/r माइनस 1. ठीक है, तो एक प्रोसेस है जिसको हम लोग अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्म में लिखने वाले. हम लोगों को तो पता ही है 1/x माइनस 1 होता है 1 माइनस x प्लस x² माइनस x³ प्लस एंड सो ऑन. तो इसी के फॉर्म में इसको जस्ट लिख दो 1/4πε0 1/r ओके 1 माइनस d/r प्लस d²/r² माइनस dq/r³ प्लस एंड सो ऑन. ओके, ठीक है. अभी तुम लोग क्या करना है, तुम लोगों को यहाँ से 1/r को तुम लोग कॉमन ले लो. तो कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस d/r माइनस d²/r² प्लस dq/r³ माइनस एंड सो ऑन. तो देखो 1 1
एक दूसरे से कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है, 1 1 एक दूसरे कैंसिल आउट हुआ है। तो फाइनली जो रिजल्ट मिल रहा है, सो 1/4πε0 r 1/r d/r अपॉन d स्क्वायर r स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। बट फॉर लार्ज डिस्टेंस जो हायर ऑर्डर टर्म है वो बेसिकली नेगलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो नेगलेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन तुमको मिल रहा है Q/4πr d/r², ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू QD/4πε0r², और QD को हम लोग लिख सकते हैं P/4πε0r², और यहाँ पे P दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, इट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, मतलब P इक्वल्स टू QD। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का जनरलाइज एक्सप्रेशंस क्या होता है, उससे भी इसका फॉर्मूला भी हम बात करेंगे जब डाइपोल मोमेंट के बारे में और डिटेल्स डिस्कशंस करेंगे। तो देखो, तुम्हारे पास एक सिस्टम तो था, इस तरह का एक सिस्टम था, ठीक है। जिस सिस्टम में टोटल चार्ज देखो 0 था बेसिकली, क्या ना, ये था -Q और +Q चार्ज। तो इस सिस्टम का टोटल जो चार्ज था बेसिकली 0 था, तो 0 हो गया, इसका मतलब मोनोपोल मोमेंट तो 0 हो गया, इसका मतलब मोनोपोल मोमेंट 0 हो गया। तो मोनोपोल मोमेंट 0 हो गया, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट वहाँ पे डोमिनेट कर सकते हैं। अगर डाइपोल मोमेंट 0 होता है देन ऑक्टपोल डोमिनेट करेगा। दिस इज अ प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट था, एक डाइपोल मोमेंट के लिए पोटेंशियल मिला, और डाइपोल मोमेंट के लिए जो पोटेंशियल मिला, दिस इज नथिंग बट इज वेरी विथ 1/r²। सो इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, सो डाइपोल मोमेंट के लिए पोटेंशियल 1/r², इसके नए वैरी होता है, ठीक है, इसके नए वैरी होता है, ठीक है। तो एक बेसिक प्रॉब्लम्स मैंने इधर डिस्कशंस किया, और एक सिस्टम लेते हैं जिसके बाद और भी डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। तो सिस्टम है बेसिकली इस तरह का, सिस्टम इस तरह का है, यहाँ पे -Q चार्ज है, यहाँ पे +2Q चार्ज है, और यहाँ पे -Q चार्ज है, ओके। दोनों की डिस्टेंस D है, और मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने ये कर रहा हूँ, इसको ओरिजिन मान के यहाँ से एक फार डिस्टेंस r डिस्टेंस में हम लोग पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको ओरिजिन मान के। तो इस सिस्टम के लिए अगर पोटेंशियल कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, देखो इसमें देखो मोनोपोल मोमेंट एग्जैक्टली 0 हो रहा है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट के लिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो मैंने वो तो बोला, तो डाइपोल मोमेंट के लिए पोटेंशियल 1/r² का नहीं वैल्यू होगा। इसमें अगर 1/r² के नए पोटेंशियल तुमको मिल गया, इसका मतलब इसमें डाइपोल मोमेंट ही एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं मिल रहा है 1/r² के फॉर्म, तो इसमें डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब उसके ऊपर हर ऑर्डर का कोई मोमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। मैं जस्ट यही बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशंस क्या है मैंने ये नहीं बोला, कैसे कैलकुलेशंस करना है वो भी तो नहीं है, मैंने जस्ट एक प्रोसेस बता रहा हूँ, पोटेंशियल का नेचर्स बता रहा हूँ। डाइपोल मोमेंट के लिए 1/r², मोनोपोल मोमेंट के लिए 1/r, और उसका हायर ऑर्डर के लिए क्या होगा वो अभी देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हारे पास एक सिस्टम तो गिवन किया, मतलब सिस्टम के लिए मैंने देख रहा हूँ जस्ट लार्ज डिस्टेंस में पोटेंशियल का नेचर क्या आ रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो ओके, तो 1/1 अगर कैलकुलेशंस करें, ठीक है, Q/4πε0, तो फर्स्ट जो चार्ज था -1/r, उसके बाद +2/r+d, उसके बाद -1/r+2d, यही था बेसिकली, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग अगेन एक्सपांड करें तो क्या आता है, देखो 1/4πε0, या से तुम 1/r कॉमन ले लो, -1 +2 1 +d/r -1 माइनस, ओके, 1 +2d/r -1, ये है ना। तो बेसिकली Q/4πε0r -1 +2 1 -
डी बाई आर प्लस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस डॉट 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 माइनस 1 अपॉन 2d अपॉन आर प्लस 4d स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट। बस यही था, अच्छा सिंपल केस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2d अपॉन आर प्लस 2d स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड सो ऑन, उसके साथ माइनस, ओके, -1 -1 से प्लस 2d अपॉन आर माइनस 4d स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। जस्ट यहाँ पे एक बात देखिए, जो 1 है -1 है -2 एक दूसरे से कैंसिल आउट कर रहे हैं, -2d अपॉन आर प्लस 2d अपॉन आर एक दूसरे से कैंसिल आउट किया, तो फाइनली क्या मिल रहा है? फाइनली मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर प्लस 2d स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर। तो फाइनली जो मिल रहा है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर माइनस 2d स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो क्या मिलेगा? तो फाइनली मिलने वाला है -2q टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास मैंने जब सिस्टम गिवन किया था उसमें पोटेंशियल 1/r³ के नए वेरी हो रहा है। मतलब इसमें ना मोनोपोल मोमेंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डाइपोल मोमेंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसमें क्वाड्रपल मोमेंट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब दिस इज द पोटेंशियल फॉर क्वाड्रपल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो देखो मोनोपोल के लिए पोटेंशियल 1/r, डाइपोल के लिए 1/r², क्वाड्रपल के लिए 1/r⁴ एंड ऑक्टपल के लिए 1/r⁴। तो इसी फॉर्म में होने वाला है। सो इसमें हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशंस, okay, this is the distributions for quadrupole moment। तो क्वाड्रपल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करने, वो बहुत बड़ी बात है, वो अभी नहीं चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो बाद में बात करेंगे उसके ऊपर, वो नहीं चाहिए अभी तक। और एक लिख लीजिए v 1/r⁴ that is for octuple distributions, octuple distributions। तो देखो, तो अल्टीमेट एक बेसिक सा आइडिया तो आ गया हम लोगों को। मोनोपोल के लिए 1/r, डाइपोल के लिए 1/r², क्वाड्रपल के लिए, क्वाड्रपल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए 1/r⁴, ऑक्टपल के लिए 1/r⁴। इसी फॉर्म में बेसिकली पोटेंशियल का वैरी होता है। इससे तो एक आइडिया हम लोगों को हो गया। तो नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है बेसिकली डाइपोल मोमेंट के लिए बात करेंगे। डाइपोल मोमेंट का एक बेसिक सा प्रॉब्लम भी लेंगे जो बहुत ही खास होने वाला है। तो उसमें हम लोग देखेंगे डाइपोल मोमेंट का बहुत सारा कंसेप्ट, ठीक है। उसमें से हम लोग पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे, डाइपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इसके बाद जो तरह तरह का क्वेश्चन पेपर है उससे हम लोग क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे। क्वेश्चंस कलेक्ट करके एक एक प्रॉब्लम्स को हम लोग 1 by 1 डिस्कस भी करेंगे इस लेक्चर्स के सीरीज के थ्रू, ठीक है। तो बात करते डाइपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है। बात करते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है। डाइपोल मोमेंट। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले, हम लोग जो क्लास 11, क्लास 12 और भी कुछ BSc का वगैरह में
हम लोग ऐसे लिखते थे, डाइपोल का मतलब ये होता है ना माइनस क्यू प्लस क्यू। तो एक बेसिकली एक स्पेशलाइजेशन था, ठीक है। एक क्या था, एक स्पेशलाइजेशन था, मतलब एक स्पेशल प्रॉब्लम था ये, इसके ऊपर बात किया। बट हम लोग वो नहीं करने वाले, हम लोग देखेंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम लोग देखेंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चार्ज हैं, और उस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए कैसे हम लोग एक पोटेंशियल को, मतलब डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये तो बहुत इजी है। हम लोग बात कर रहे डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मोनोपोल डिस्ट्रीब्यूशन, डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब इसमें तुम ये भी लिख सकते हो ना, डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशंस, डाइपोल मोमेंट, ऑक्टापोल डिस्ट्रीब्यूशंस, डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना। डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह का बात कर रहे हैं हम लोग इधर, ठीक है। ओके, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन को मान लेते हैं, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर चार्ज भी है, ओके, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज हैं, और हम लोग किसी एक चार्ज को मान लेते हैं, एक चार्ज है जिसमें हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, इस तरह का एक ओरिजिन मान लेते हैं। और इसी ओरिजिन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चार्ज होगा जो Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर R1, यहाँ से एक चार्ज होगा जिसको हम लोग बोलते हैं Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर R2। इस तरह का हो सकता है, होता है जनरली। तो इसके लिए अगर तुमको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, डाइपोल मोमेंट, कैसे कैलकुलेट करें, समेशन ओवर, ठीक है, समेशन ओवर I QI RI वेक्टर्स। बेसिकली यही होता है डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशंस फॉर द डिस्क्रीट सिस्टम, ठीक है। एक बेसिकली डिस्क्रीट सिस्टम के लिए ये था, है ना। ओके, तो ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए मैंने ये लिखा। तो अगर इसी प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत बात करते हैं, क्या होगा एक्चुअली, जो हम लोग बचपन में पढ़ के आए हैं, इसी जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जो एक्सप्रेशन लिखा है, इसी को यूज करते हैं। जो हम लोग बचपन में जो एक स्पेशल केस को स्टडी किया, उसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक चार्ज तो था, दैट इज माइनस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज था प्लस क्यू। हम लोग क्या करते हैं, इसी में एक ओरिजिन मान लेते हैं, और यहाँ से एक r डिस्टेंस में, ओके, नो r डिस्टेंस नहीं, ओरिजिन मान लेते हैं, और ए वाला को हम लोग i कैप मान लेते हैं, इसको j कैप मान लेते हैं। तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे। तो देखो, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज, तो ये बेसिकली डी था, डी वेक्टर्स। तो माइनस क्यू चार्ज इंटू माइनस डी, ओके, नॉट माइनस डी, मोडी मैग्नीट्यूड, बेसिकली दिस इज द डी वेक्टर्स प्लस क्यू इंटू उसका पोजिशन वेक्टर तो नहीं है, उसी में तो ओरिजिन हम लोग चूज किया तो 0 आ रहा है। तो देखो P माइनस क्यू डी वेक्टर। तुम लोग बोल रहे हो जनरली डाइपोल मोमेंट का तो एक्सप्रेशन ये नहीं होता है, क्यू डी होता है, तो यहाँ पे माइनस क्यू आया है, वेक्टर है ना, तो देखो नेगेटिव है, तो अगर इसको लिखोगे माइनस क्यू इंटू टी माइनस आई कैप है ना, तो मल्टीप्लाई करने से आएगा क्यू डी इंटू आई कैप। तो इससे पता लग रहा है जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन से वो माइनस क्यू से प्लस क्यू के डायरेक्शन में ही है ना। कोई अगर सोच रहा है नहीं सर मैं इसका जो इसी का जो प्रॉब्लम्स है इसको थोड़ा बहुत मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इसी को और भी डिटेल्स दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये डी है, कोई बोले नहीं सर मैं इधर ना ओरिजिन लूँगा,
इधर मैं ओरिजिन लूँगा, मतलब ओरिजिन मैंने पहले फ्लास्क क्यू के प्लेस में लिया था। अभी कोई स्टूडेंट सोच रहा है नहीं मैं ओरिजिन अलग पॉइंट में लूँगा, अलग चार्ज के पॉइंट में लूँगा, तो तब डाइपोल मोमेंट का रिजल्ट क्या आ रहा है देखो। तो यहाँ पे माइनस क्यू के लिए पोजिशंस वेक्टर तो 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्लस क्यू, उसके लिए आ रहा है डी वेक्टर, तो क्यू इंटू डी वेक्टर, तो इसके लिए तो बहुत सिंपल है। ओके देखो दोनों के लिए ना रिजल्ट सेम आ रहा है, बट और एक स्टूडेंट है, ठीक है, और एक स्टूडेंट है जो सोच रहे नहीं मैं उधर कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, उधर मैं कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, मैं थोड़ा डिफरेंट लूँगा, माइनस क्यू डी वेक्टर्स प्लस क्यू। कोई सोच रहा है नहीं सर मैं इधर ना इसमें लूँगा, वो सोच रहा है क्या ऐसे लूँगा, तो उसका पोजीशंस वेक्टर जो है ना R1 है, उसका पोजीशंस वेक्टर जो है ना R2 है, ऐसा है। तो वो अगर देखते हैं तब अगर डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, तो तब भी पी वेक्टर्स तो माइनस क्यू इंटू R1 वेक्टर प्लस क्यू इंटू R2 वेक्टर्स, तो क्यू कॉमन लेते तो बेसिकली आएगा R2 वेक्टर्स माइनस R1 वेक्टर्स, तो वेक्टर आइडेंटिटी यूज करोगे तो बेसिकली डी वेक्टर्स ही आ रहा है इधर से, तो क्यू डी इंटू आई कैप। तो एक चीज़ तुम आराम से देखो, मैंने एक सिंपल का प्रॉब्लम लिया, उससे हम लोग देखा तुम ओरिजिन जहाँ पे भी ले लो डाइपोल मोमेंट का तो वैल्यू सेम ही आ रहा है। इसका मतलब आपके पास एक सिस्टम तो है, ठीक है, तुम्हारे पास एक सिस्टम है, बट अगर टोटल चार्ज 0 हो रहा है, देखो मतलब हर एक चार्ज का ना मैग्नीट्यूड सेम ही है, अगर इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता, अलग हो जाता दोनों चार्ज का, तो ना डाइपोल मोमेंट सेम नहीं होता। ओरिजिन तुम जब जितना भी शिफ्ट करा लो, है ना, ओरिजिन तुम जितना भी शिफ्ट करा लो, तो इसमें से एक प्रॉब्लम तो है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है इसका मतलब टोटल चार्ज 0 होगा, उसमें जितना भी चार्ज रहने दो, उसमें तुम जितना भी चार्ज रहने दो, मैग्नीट्यूड्स सेम होना चाहिए, ओके, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एक चार्ज का। तो इसका मतलब एक टोटल चार्ज मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसका मतलब टोटल चार्ज मतलब मोनोपोल मोमेंट 0 होगा उस सिस्टम का। अगर उस सिस्टम का मोनोपोल मोमेंट 0 हो रहा है ना, तो तुम डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करने वाला है, और जो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशंस करने के टाइम इट इज़ डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन, तुम किस में ओरिजिन चूज करो इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। तो इस बात को तुम आराम से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्क्लोज किया, ठीक है भाई, बहुत बड़ा पॉइंट मैंने इधर डिस्कस किया। इफ टोटल चार्ज और मोनोपोल मोमेंट इज 0, then dipole moment does not depend on the choice of origin। चॉइस ऑफ ओरिजिन का चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तुम आराम से डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो जहाँ पे भी तुम उसका ओरिजिन चूज करके। अंडरस्टूड? तो आई थिंक तुम लोग यहाँ तक तो समझ आ गया है तुम लोगों को, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग एक अच्छा सा एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, अच्छा सा एक प्रॉब्लम लेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक तुम लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
इसी डाइपोल के ऊपर और भी डिटेल्स बात करेंगे, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा 44 मिनट का हो गया, मतलब 45 आसपास हो रहा है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हम लोग उसका वीडियो का टाइम जो है ना, टाइम ड्यूरेशन वो इंक्रीज नहीं करना चाहते। तो इधर हम लोग देखो मोनो एक्सपांसन्स के बारे में एक बेसिक सा आइडिया हम लोग बात किया। अभी देखो ये बेस है, इसी बेस के ऊपर हम लोग लेके आगे भी बढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे भी बढ़ने वाले हैं। तो अगर तुम इसी बेस को मिस करोगे तो आगे आने वाला जो एक्सपेंसन आएगा, मल्टीपल एक्सपेंसन्स और डाइपोल मोमेंट का जितना सारा कैलकुलेशंस होगा वो तुम समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो भी इम्पॉर्टेंट था और ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन था, जो डिस्कशन था, ये भी इम्पॉर्टेंट था। सो बेसिकली ओवरऑल दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशंस, राइट। सो यहाँ तक हम लोग आज का लेक्चर्स में यहाँ पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट और भी डिटेल्स कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग 1 by 1 डिस्कशंस करते हैं। ओके, चलो आज का लेक्चर्स यहाँ तक है। ओके, थैंक यू।